स्पोर्ट्स में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कांग्रेस के नवनियुक्त जो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं करण माहरा, और जिनसे हम बातचीत करेंगे कांग्रेस में हो रही उथल पुथल को लेकर और तमाम सियासी बातचीत। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक में। थैंक यू वेरी मच। करण जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देखिए आपको एक नई जिम्मेदारी यहाँ पर मिली है, और सेकंड देखें तो अभी कांग्रेस हारी है लेकिन सीटें भी जीती हैं, और तीसरा ये कि कांग्रेस के अंदर भी बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है, आप भी जानते हैं। तो किस तरह से इन चुनौतियों को आप देखते हैं? पहला जो मेरा सवाल आपसे यही है, कैसे आप इन चीज़ों को ठीक करेंगे? मेरी कोशिश है, मैं एक परिवर्तन चाह रहा था और वही हाईकमान भी चाहता है कि कैडर बेस पार्टी के रूप में हम पार्टी को डेवलप करें। और निश्चित ही जब कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो दिक्कतें आती हैं, और दिक्कतों को मैं अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूँ कि मैं अगर सफल रहा इसमें तो वो मेरे लिए भी अच्छा है। अभी आपने देखा कि 3 नियुक्तियां हुई हैं कांग्रेस के अंदर, नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष और आप भी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग खुश नजर नहीं आ रहे हैं कांग्रेस के अंदर। जिस तरह से हमने देखा कि एक धड़ है जो कह रहा है कि गढ़वाल से किसी को मौका नहीं मिला है। तो इससे आप कैसे देखते हैं कि क्या आपको लगता है कि ये फैसला हाईकमान का सही है या नहीं सही है? और जैसा भी है तो इन लोगों की जो नाराजगी है ये कैसे दूर होगी? नाराज़ी कुछ ही लोग कर रहे हैं, वो भी सीनियर लीडर्स कोई भी नहीं है इसमें। क्योंकि अगर देखा जाए तो इससे पहले जस्ट कुछ दिन पहले प्रीतम सिंह जी नेता प्रतिपक्ष रहे और गणेश गोदियाल जी अध्यक्ष रहे, दोनों गढ़वाल मंडल से, ये बात नहीं उठी। उससे पहले त्रिवेंद्र रावत जी, तीरथ रावत जी दोनों मुख्यमंत्री रहे, दोनों गढ़वाल से थे। मदन कौशिक जी अध्यक्ष रहे, तब ये बात नहीं उठी। और जब कुमाऊं में 2002 में माननीय नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, हरीश रावत जी पार्टी के अध्यक्ष थे, इंदिरा जी पहले नंबर की मंत्री थी और यशपाल आर्या जी विधानसभा के अध्यक्ष थे, सब कुमाऊं के थे, तब ये बात नहीं उठी। इससे भी बड़ी बात, जो मेरे मुख्य प्रतिद्वंदी रहे हैं अजय भट्ट जी, जिनसे मेरे 3 चुनाव हुए, वो नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के अध्यक्ष दोनों पदों में बने रहे 4 साल तक, तब ये बात नहीं उठी। तो आज ये बात जो उठा रहे हैं वो वही लोग हैं जो पार्टी को अस्थिर करना चाहते हैं और जिनके दिमाग में पार्टी के लिए कोई भी स्थान नहीं है। और इतने वर्ष बीत गए हैं राज्य बनने के लिए, केवल 2 कुमाऊं और गढ़वाल 2 छोटे से क्षेत्र हैं जिनसे मिलकर हमारा राज्य बना है। अब डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, पलायन क्यों हो रहा है उस पर बात होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ कैसे लगेंगे उस पर बात होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को हम कैसे अच्छा बनाएंगे, हेल्थ सिस्टम को हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि इन लोगों का उस ओर को कोई ध्यान नहीं है। वो ऐसी बातें करके गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में खाई पैदा करने का काम करते हैं, जबकि उत्तराखंडियत पे बात होनी चाहिए। उत्तराखंड का भला कैसे करेंगे, उत्तराखंड को हम आगे कैसे लें, इस पर बात होनी चाहिए। इन बातों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। महाराज जी, एक तरफ कांग्रेस के अंदर ही तमाम दिक्कतें इस वक्त चल रही हैं जो आपको जो है ठीक करनी है, आपकी जिम्मेदारी है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हरीश रावत की हम अगर बात करें तो उनके एक के बाद एक ट्वीट आ रहे हैं और बहुत ही असमंजस पैदा कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली प्रस्थान की बात हो रही है, कह रहे हैं मन मस्तिष्क जो कहेगा उस ओर जाएंगे। वहाँ के जो प्रवासी हैं, जो उनके पुराने साथी, उनको एकजुट करने की बात कह रहे हैं। तो ये कुछ समझ में आ रहा है आपको कि हरीश रावत करना क्या चाहते हैं अब? देखिए, सीनियर मोस्ट लीडर हैं कांग्रेस के, नारायण दत्त तिवारी जी के बाद अगर किसी का सबसे ज़्यादा अनुभव इस राज्य में है तो वो हरीश रावत में है, चाहे वो कोई भी पार्टी है। और मुझे याद है वो दौर जब हरीश रावत जी किसी पद पे नहीं थे और लगातार हार रहे थे, वो दिल्ली में थे और न्यूज़ चैनल्स, जितने बड़े न्यूज़ चैनल्स थे उनमें उनको बुलाया जाता था, बोलते थे, बहुत अच्छी तरीके से कांग्रेस का पक्ष वो रखते थे, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी। उसके बाद वो हरिद्वार का चुनाव जीते एमपी का, और कांग्रेस को के पक्ष को बहुत मजबूती से वो रखते रहे। उनके सलाहकारों ने उनको ये राय दी थी, क्योंकि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष इसमें करण मेहरा है, वो संभाल रहा है, और भी एक नई टीम जो है वो काम कर रही है। तो उनसे उनके सलाहकारों ने कहा था कि अभी हम नए हारे हैं, तो आप अगर दिल्ली रह के, एक तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ मिलेंगी, चेकअप ठीक से होंगे, और वो पार्टी का पक्ष भी अलग अलग पैनल्स पे, प्लेटफॉर्म पे रख पाएंगे। तो इस बात को लेकर था, उसका कोई राजनीतिक निहारत या वो नहीं निकाला जाना चाहिए। ठीक है। धारचूला से आपकी पार्टी के विधायक हैं
हरीश धामी, जी। उनकी भी कुछ कड़े तेवर यहाँ पर दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो अभी 3 पद मिले हैं, जो महसूस हम सभी को हो रहा है कि वो चाह रहे थे कि कोई एक पद शायद उनको भी मिलना चाहिए था। उन्होंने भी काफी अपने आप को काबिल वो मान रहे थे, उनके जो बयान हमने सुने। तो ऐसे में और भी गतिविधियां उनके सामने आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि हम अलग से दल भी बना सकते हैं अगर उतना सम्मान अगर पार्टी में नहीं मिलता है तो ऐसे में आप उनको लेकर क्या कहेंगे? कि आपको लगता है कि उनको इस तरह के बयान देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? देखिए, मैं उनके बयानों के साथ खड़ा नहीं हूँ, क्योंकि उनको ये याद रखना चाहिए कि एक यूथ कांग्रेस के नवयुवक को राहुल गांधी ने उस समय चुना जिस समय धारचूला में अन्य बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। उनको युवा कांग्रेस के कोटे से विधायक का टिकट दिया गया और सौभाग्य है हमारा कि वो 3 बार लगातार विधायक बनने में कामयाब रहे। ये बड़ी काबिलियत की बात है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसको ग्रूम किया गया कांग्रेस के अंदर, जिसको उभारा गया कांग्रेस के अंदर, जिसकी पर्सनालिटी को बनाया, डेवलप किया गया कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस ने मृग विहार बनाने से उसको बाहर करना, क्षेत्र को कई किस्म के ऐसे काम किए जिससे उनको बेनिफिट होना था और क्षेत्र को भी फायदा हुआ, और वो कर्मठ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब ये बयान देता है कि मैं बीजेपी के मुख्यमंत्री के लिए पद छोड़ दूंगा, तो दुख होता है, तकलीफ होती है। और ये मुझे ही नहीं होती है एज ए कांग्रेसमैन, जो भी कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता है, छोटा कार्यकर्ता है, जो बूथ लेवल पर लड़ता है, जो गली नुक्कड़ों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भिड़ता है, बदतमीजी उनको सहन करता है, उनके जो बहस होती है जब वो चिढ़ाते हैं उसको महसूस करता है, वो आदमी का दिल टूटता है कि जिसके लिए हमने कांग्रेस के नाम से मेहनत की, वो आदमी आज कांग्रेस के लिए इतना बुरा बर्ताव करा। उनका ये कहना कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, तो ये सहन करने लायक शब्द नहीं है। अभी उनका परीक्षण चल रहा है, हमारी कमेटी देख रही है कि उन्होंने सच में ये चीज़ें कही या नहीं कही, और जो उनके वीडियोज़ आए हैं उनको भी हम देख रहे हैं। उसके बाद पार्टी के हाई जो लीडरशिप है, जिनका एक पैनल बन रहा है, वो उसको डिसाइड करेगा और उसमें जो भी फैसला होगा हम वो फैसला उसमें लेंगे। अभी बीजेपी ने एक अभियान चलाया है जिसमें जो है सबकी कह सकते हैं वेरिफिकेशन जो यहाँ पर किया जा रहा है, इसको लेकर आपकी पार्टी भी तमाम क्लैरिटी मांग रही है। हमने देखा यशपाल आर्य का ट्वीट भी देखा कि वो भी क्या चाह रहे हैं कि क्लियर तरीके से बताएं किस तरह का जो है अभियान है। उसमें असमंजस की स्थिति तब हुई कि मुख्यमंत्री का बयान एक सो कॉल्ड संत के द्वारा लिखी गई चिट्ठी के बाद आया, और उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा गया कि गैर हिंदू लोगों का वेरिफिकेशन हो, और संविधान की तमाम आर्टिकल्स हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देते हैं, हमको एक्सप्रेशन के साथ साथ डायलॉग्स की स्वतंत्रता देते हैं। 19(1)(a) आर्टिकल मदद करता है, हमको धर्म को मानने की छूट है। तो ऐसी परिस्थितियों में भारत राष्ट्र में जब एक संत, सो कॉल्ड संत कहूँगा मैं, संत तो नहीं कह सकता, एक चिट्ठी लिखता है, उसके जस्ट नेक्स्ट डे मुख्यमंत्री ये आदेश देते हैं। आप उससे कनेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हम डीजीपी से बात कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि देखिए इस बार 50 लाख के करीब जो है लोगों के श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, तो कोई भी दुर्घटना, कोई घटनाक्रम ऐसा ना हो जाए, इसलिए हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ पर ना आ जाए, तो वो इस एंगल से यहाँ पर ले रहे हैं। लेकिन आप ये एंगल यहाँ पर बता रहे हैं, तो कौन सा एंगल सही? देखिए, हमारे को इसमें कोई कहने में दिक्कत नहीं है। हम भी चाहते हैं कि शांति प्रिय ढंग से हो, हम भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का नाम खराब ना हो, परंतु एक धर्म विशेष को टारगेट क्यों? हम कह रहे हैं कि एक समानता होनी चाहिए, धर्म के आधार पर आप वेरिफिकेशन ना करें। आप, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि कोई हिंदू है, बौद्ध है, या कोई मुस्लिम है या क्रिश्चियन है वो ही आतंकवादी हो सकता है या वो गलत काम कर सकता है। क्योंकि अपराधियों का अगर आप डाटा निकालें तो हर जाति धर्म के लोग अपराधी श्रेणी में हैं, और बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिनको मुस्लिम्स के अलावा भी लोगों ने अंजाम दिया है, मदद की है। हमारा ये कहना था जैसे कि ये क्लियर करें मुख्यमंत्री जी, सरकार क्लियर करे कि एक धर्म विशेष को लेकर ये चलेगा अभियान, या ये अभियान जो है किसी एक धर्म या सभी के लिए समान रूप से ये लागू होगा। इतनी मांग कांग्रेस ने की थी। हमारा हिंदू मुसलमान से कोई इसमें मामला नहीं था। ठीक है, मैं भी हो सकता है जल्दी से उनका कोई बयान है ट्वीट पे, क्योंकि जो जिस व्यक्ति ने वो चिट्ठी लिखी थी, शंका उससे पैदा, मुख्यमंत्री के बयान से शंका पैदा नहीं हुई। मुख्यमंत्री के बयान की टाइमिंग और उनकी चिट्ठी के बाद बयान आना, वो शंका का कारण है। जी। चंपावत में उपचुनाव है बहुत जल्द, और बिल्कुल वहां से इस्तीफा दे ही चुके हैं कैलाश गहतोड़ी। कांग्रेस की क्या तैयारी है?
हम लोगों ने कल एक अपने सीनियर्स की मीटिंग बुलाई थी मैंने, जिसमें अनुवांशिक संगठन जितने हमारे उन सब के अध्यक्षगण थे। माननीय हरीश रावत जी, लीडर ऑफ अपोजिशन यशपाल आर्या जी, नवप्रभात जी, दिनेश अग्रवाल जी और हीरा सिंह बिस जी इत्यादि तमाम बड़े नेता यहाँ उपस्थित थे। और उसमें निर्णय किया हम लोगों ने कि 3 सीनियर जो हमारे हैं और अगल बगल के लोग हैं उनको वहाँ प्रभारी बना के भेजा जाए। तो उसमें निर्णय ये हुआ कि मनोज तिवारी जी जो 3 बार के एमएलए हैं अल्मोड़ा से, उनको और उनके साथ भुवन कापड़ी जी जो डिप्टी लीडर हैं अपोजिशन में, उनको और खुशहाल सिंह अधिकारी जो बगल की विधानसभा के विधायक हैं, तीनों को प्रभारी बना के वहाँ भेजा गया है, जो सीनियर्स के साथ बैठेंगे। हेमेश खड़गपाल जी जो पूर्व विधायक हैं उनके साथ बैठेंगे और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों से एक बैठक करके उनकी क्या राय है, कैसे हमको चुनाव लड़ना है, क्या हमारे सामने आने वाली चुनौतियां हैं, उन सब पे वो चर्चा करके अपनी रिपोर्ट पीसीसी को प्रस्तुत करेंगे। और पीसीसी उस रिपोर्ट के आधार पर हाईकमान से डिस्कशन करके फैसला लेगी कि हम क्या करें। ठीक। आप ये चंपावत का जो चुनाव होना है, क्या आप इसे एक मौके की तरह देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है अब इसमें पूरी मजबूती से जो है फिर से एक बार जोर लगा सकती है? निश्चित ही, क्योंकि जो इधर 1 माह का कार्यकाल है उसमें जिस तरीके से बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, लोग अभी कह रहे हैं हम ठगे गए, एकदम से गैस का सिलेंडर 50 रुपया काउंटिंग के बाद। वो तो कुछ मैं देख रही थी कल, कुछ फ्री भी सिलेंडर नहीं की नहीं, बात तो वो चल तो रही अब है। बात तो बहुत सारी होती है, वो तो लोकपाल की नियुक्ति की भी बात उठी थी, 100 दिन में सारा काला धन वापस आने की बात हुई थी और बहुत सारी बातें हैं बातों बातों में। लेकिन जो हकीकत इस समय है, आप देखिए जो कॉमर्शियल सिलेंडर है जिसमें हमारी छोटी रेहड़ी वाले भी डिपेंडेंट हैं, 250 से 300 रुपये सिलेंडर बढ़ गया, 50 रुपया घर का सिलेंडर बढ़ गया। उसके अलावा आपने बिजली के दाम बढ़ाए, पानी के दाम बढ़ाए और बिजली कटौती हो रही है 8 से 9 घंटे, उससे लोग परेशान हैं। एग्ज़ाम्स हैं बच्चों के, फसलों को इस समय पानी की ज़रूरत है, ट्यूबवेल्स नहीं चल पा रहे हैं, पानी की किल्लत होने लगी क्योंकि जब पंपिंग नहीं हो रही तो पानी कैसे आएगा। ये तमाम दिक्कतें हैं जिससे जनता परेशान है। साथ में और भी बहुत सारे रीजंस हैं, बेरोजगारी आप देख रहे होंगे, 1 महीने से सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। कल ही आपके जो पैरामेडिकल के बच्चे उनको मारा गया है, एक प्रेग्नेंट जो लड़की थी 2 मंथ्स की है, उसके पेट में हिट किया गया और उसको मेडिकल नहीं कराने दिया गया। और जब जब जिद की गई तो मेडिकल में ये कह दिया कि साहब ये प्रेग्नेंट है ही नहीं, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल कह रहा है कि 2 मंथ्स की प्रेग्नेंट। तो बहुत सारी चीज़ें इस समय ऐसी हो रही हैं जो सहन करने लायक नहीं है। जब आपका बेरोजगार आंदोलन में है तो परिस्थितियां ऐसी हैं और कांग्रेस पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ेगी और जीतने की नीयत से भू लड़ेगी। कानून को लेकर आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि संशोधन एक बार होना चाहिए, जरूरी है? भू कानून में बहुत, देखिए भू कानून जो शब्द है आंदोलन के लिए ठीक है, कहने और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए हमारे और हिमाचल में एक बेसिक डिफरेंस है 2। एक तो डिफरेंस ये है कि वहाँ की हिमाचल की 77% लैंड जो है वो काश्तकार के पास है और वहाँ ऑलरेडी चकबंदी है, और 30% या 33% जो है वो लैंड 27% लैंड फॉरेस्ट के पास है। उसका बिल्कुल उल्टा उत्तराखंड में है। हमारी 70% लैंड फॉरेस्ट के पास है और 30% काश्तकार के पास है। हमारे यहाँ चकबंदी नहीं है, ये बहुत बड़ा एक बेसिक डिफरेंस है। उसके अलावा हमारे यहाँ 3 हिस्सों में हमारी ज़मीन बटी है, तराई, भाबर और पहाड़। तो सब जगह एक सी कैसे आप लैंड कानून को एक सा बना सकते हैं? तो बहुत गहन मंथन की ज़रूरत है, एक्सपर्ट्स को उसमें लिया जाना चाहिए, उसमें पर्वतीय अंचल के लोग भी हों, उसमें मैदानी अंचल के लोग भी हों, उसमें भाबर के लोग भी हों, ताकि वो अपनी अपनी समस्याओं को सरकार को समझा सकें और उनकी समस्याओं को समझते हुए सरकार उस आधार पर भू कानून लागू करे। आप अगर तराई में देखें सपाट लैंड है, आप कानून बनाए कुछ बात नहीं। हमारे यहाँ पहाड़ में जब खेत जो सीढ़ी नुमा खेत हैं उसमें ये वाला हिस्सा सरकार का नहीं है, काश्तकार का, लेकिन खड़ा हिस्सा जो है सरकार का है। बहुत अजीब सी स्थिति, भौगोलिक टेक्निकली स्थिति, हाँ, बहुत सारी दिक्कतें हैं बहुत जिनको सारी समझना दिक्कतें। होगा और उसी के आधार पे हमको कानून बनाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो उत्तराखंड जब अविभाजित उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तो अलग राज्य की मांग इसी वजह से उठी थी कि हमारे जो दिक्कतें, हमारी परेशानियां हैं उनको लखनऊ में बैठ के नहीं समझाया जा सकता था, नहीं सुलझाया जा सकता था, इसीलिए अलग राज्य की मांग उठी। और आज जिस तरीके से आनन फानन में कानून बना दिए जा रहे हैं, लागू करने की जल्दी है, इनसे भी कल को दुश्वारियां बढ़ेंगी और लोगों में की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिक्कतें आएंगी।
एक आखिरी सवाल, आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, इसके लिए तो बधाई। और दूसरी बात ये कि क्या आपको लगता है कि क्या आप में देखा गया हाईकमान की तरफ से कि आपको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो क्या सोचा, क्योंकि और भी बहुत सारे नाम हो सकते थे, बहुत सारे वरिष्ठ लोग भी हैं और बहुत उम्मीद लगाकर भी बैठे हुए थे कुछ लोग आपकी पार्टी के, आपको चुना गया, आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और ना मैं सोच रहा था। अचानक से ये फैसला हुआ है। हम्म, मुझे ये लगता है कि मैं लड़ाकू प्रवृत्ति का हूँ, थोड़ा-सा लड़ाकू मतलब एग्रेसिव हूँ। हम्म, और विधानसभा में जो पिछले 4 साढ़े 4 साल का कार्यकाल रहा, जिन लोगों ने भी देखा है, जितने ज्वलंत मुद्दे थे, हम्म, तराई बीज निगम करण मेहरा ने उठाया, हम्म, जिला विकास प्राधिकरण जिसमें हमारे यहाँ डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, वो मैंने उठाया, उसमें कमेटी का गठन कराने में मैं कामयाब रहा। मुख्यमंत्री के स्टाफ के स्टिंग ऑपरेशंस के जो मैटर्स थे वो मैंने उठाए। NH 74 में आर्बिट्रेशन का जो मैटर था, जो मेन उसमें गलती है, वो मैंने उठाया। पुलिस पे ग्रेड का विषय मैंने उठाया। OPS जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो 2004 से पहले के कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी, नए कर्मचारी उसकी डिमांड कर रहे थे, पूरे भारत का पहला विधायक हूँ जिसने इस मामले को विधानसभा में उठाया। उसके अलावा बहुत सारे अनेकों ऐसे जो ज्वलंत मुद्दे थे उनको मैंने उठाया। हो सकता है कि इन सारी चीज़ों को देखकर मुझे चयन किया गया हो, और एक कारण ये भी था कि मैं किसी गुट में नहीं रहा। मैं जितना प्यारा प्रीतम सिंह जी का हूँ, उतना ही प्यारा मैं हरीश रावत जी का भी हूँ, उतना ही प्यारा मैं गोदयाल जी का भी हूँ। तो ये भी माना गया होगा कि ये सबको एक साथ एक मंच पर ला पाएगा, और मेरी वही कोशिश रहेगी कि मैं कांग्रेस के जितने बड़े चेहरे हैं, जिनके नाम से, जिनकी शक्ल से कांग्रेस को जाना जाता है, ये बेहतर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस को दोबारा से 2027 में सरकार में लाने में कामयाब हो। ठीक है। एक और आखिरी सवाल, अभी हमने देख रहे हैं कि आपके जो डालनवाला के वार्ड नंबर 28 की जो आपकी पार्षद मीना बिष्ट, उन्होंने बयान दिया, ऐसा कहा जा रहा है कि पत्थरबाज कहा उन्होंने राज्य आंदोलनकारी जो शहीद हो चुके हैं राजेश रावत। तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ बयान सच में दिया है, या क्या कुछ हुआ होगा उस वक्त? जो मैंने जानकारी ली और जैसा मुझे बताया गया था, मुझे बहुत तकलीफ हुई सुनने के बाद। और क्योंकि मैं भी राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ, मैं स्वर्गीय बिपिन त्रिपाठी जी के साथ जेल में भी रहा इस आंदोलन में, और बहुत जुड़ाव है इन सब चीज़ों से। और जब उनका ये मुद्दा सुना तो मैंने पार्षदों की एक बैठक आज बुलाई थी आनंद फानंद में, और उसमें ये फैसला लिया गया कि मीना जी को एक मौका दिया जाए, लेकिन उनको सस्पेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो सज़ा मिलनी चाहिए। हमने उनका सस्पेंशन ऑर्डर आज उनको दिया है, और साथ में उनको 3 दिन का समय दिया है कि वो जो भी अपना पक्ष है उसको रखने का काम करें। और उन्होंने मौखिक रूप से अभी आके मुझे ये बताया है कि उन्होंने ऐसा कोई शब्द नहीं इस्तेमाल किया। वो केवल इस बात पर नाराज़ थी कि उनके यहाँ की एक योजना रखी गई या प्रस्ताव रखा गया, और पार्षद होने के नाते ये नियम भी है, वैसे एक परंपरा भी रही है कि सदन में या किसी भी सदन में, चाहे कोई भी सदन हो, उसमें जब किसी वार्ड मेंबर या विधायक या किसी के यहाँ का कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो उसको उसके संज्ञान में लाया जाता है, जो कि नहीं लाया गया। और उसको लेके वो आक्रोशित थी। उन्होंने कार्यप्रणाली को लेकर, उस प्रस्ताव को लेकर विरोध दर्ज किया कि ये मैं अपने लोगों से बात करना चाहती हूँ, वो चाहते क्या है, आपने मुझे मौका नहीं दिया। उस बात को बढ़ा चढ़ाकर इस तरीके से प्रस्तुत किया गया, ये उनके कथन है मीना जी के। अब आगे देखते हैं कि क्या सच निकल के आता आपने है। एक्शन यहाँ पर ले लिया है? जी, मैंने उनको सस्पेंड किया है अभी, और 3 दिन का उनको टाइम दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया उत्तराखंड तक के साथ थैंक यू, बातचीत यहाँ पर थैंक यू करने वेरी के मच। लिए। हमारे साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, जिन्होंने तमाम हमारे सवालों के यहाँ पर जवाब दिया। आपने जिस तरह से देखा किस तरह चंपावत में पूरी तरह से कांग्रेस अब यहाँ पर लड़ने वाली है, और तमाम जो मुद्दे हैं उत्तराखंड के अंदर वो भी जोर शोर से यहाँ पर अब विपक्ष उठाएगा। उत्तराखंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू। आप ख्याल लेंगे मैम, क्या मना।